हेलो एवरीवन। तो आज हम आपके लिए एक स्पेशल लेके आए हैं टॉपिक जो आपके जीकेपी कांस्टेबल और वेटरनरी फार्मासिस्ट की जीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है। आजकल ये काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। रिसेंट ही इसके 25 ईयर्स हुए हैं। तो इसके लिए ये भी बनता है कि हो सकता है हमारे किसी भी पेपर में जो JKSSP के अंडर आते हैं या JNK के अंडर जो भी पेपर आते हैं उसमें हमारे लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी। तो आपको पता ही होगा कि जो JKSSP का लेवल है थोड़ा अप हो गया है। ठीक है, आजकल वन लाइनर नहीं आते हैं, आजकल हमें थोड़ा अपना लेवल ब्रशन अप करना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज़ RTI। व्हाट इज़ RTI? क्या होता है RTI? ठीक है, RTI इज़ बेसिकली राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि RTI कौन से आर्टिकल में है। वैसे तो बच्चे ये आर्टिकल में तो नहीं है किसी भी, बट कभी कभी ऐसा होता है। एक होता है इम्प्लिसिट और एक होता है एक्सप्लिसिट। ठीक है जी। इम्प्लिसिट का मतलब है कि किसी के अंडर में आता है, किसी का मीनिंग निकाल के इस चीज़ को हम इस ऑब्जेक्टिव को उस आर्टिकल के अंडर ले आते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया आपको पेपर में कि जो RTI है दैट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन हमें डायरेक्टली मेंशन हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा है, इट इज़ नॉट मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली। यानी कि अगर आप बोलें कि कॉन्स्टिट्यूशन में RTI मेंशन है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देन आ गया इसकी पैसेज। ये कब पास हुआ था? तो कब पास हुआ था? 15 जून 2005, 15 जून 2005 को। ठीक है जी। और ये आया कब था, इन इफेक्ट कब आया था? 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर 2005। ठीक है, देन हमारा जो फोर्थ पार्ट है उसमें आ गया कि ये किसका पार्ट है। ठीक है, हमने अभी बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जैसे बच्चे हमारा प्रीएम्बल है, किसी के अंडर आके ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, पार्ट एंड पार्सल नहीं है बट फिर भी इम्पॉर्टेंट है। वैसे ही RTI भी इनहेरेंट है। ठीक है, कौन से आर्टिकल के थ्रू इनहेरेंट है? पार्ट ऑफ आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज A। ठीक है जी। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी काफ़ी सारी जो भी उसकी प्रोनाउंसमेंट्स होती हैं, जजमेंट्स होती हैं, उसमें उन्होंने बोला है कि जो RTI है वो आता है पार्ट आर्टिकल 19(1) सब क्लॉज A में। ठीक है जी। देन आ गया आपका ये और कौन से आर्टिकल से ये लिंक हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये आर्टिकल 21 से लिंक हो रहा है। ठीक है, बेसिकली क्या है, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, हमें चाहिए कि हम इनकी फंक्शनिंग से सही नहीं लग रहा हमें कि ये जो फंक्शन कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, हमें पूछना है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है यहाँ पे। तो उसके लिए भी आज की डेट में आफ्टर 2005 एक हथियार है, मतलब इट्स अ वेपन इन वीक मेंस हैंड। ठीक है, कॉमन जो हम पीपल हैं, कॉमन सिटीज़न हैं, उनका ये एक हथियार है ताकि जो टॉप पे बैठे हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशन के हेड बैठे हुए हैं, उनको डर रहे कि हमें भी कोई पूछने वाला हो सकता है। ओके जी। नेक्स्ट कम्स कि RTI में होता क्या है। ठीक है, RTI क्या है? गवर्नमेंट पोर्टल पे भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट के पोर्टल पे भी होती है, सेंटर और स्टेट के दोनों में होती हैं। कई स्टेट्स ने नहीं किया है पर मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स ने यहाँ पे अपना पोर्टल खोला हुआ है RTI के लिए। ठीक है, RTI में कोई भी सिटीज़न है, एक ऑफिसर होता है। जैसे आप तहसील में जाते हैं वहाँ तहसीलदार होता है, वैसे ही RTI में इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है। ठीक है, पब्लिक यानी कि PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। हम उसको ऑनलाइन या पहले तो हम उनके पास जाते थे। ठीक है, बाय पोस्ट चले जाएगा ये। ठीक है, ऑनलाइन चले जाएगा, इन पर्सन भी आप जा सकते हैं। मिनिमल फ़ीस है 10 रुपये, ज़्यादा फ़ीस नहीं है। ठीक है, और ये हम उन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को बोलते हैं कि हमें जानना है इस चीज़ के बारे में, ये हमारा अधिकार है, आप हमें बता दीजिए। एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है 30 डेज़। 30 डेज़ कितने हो गए बच्चे? अप्रॉक्सीमेट हो गया, कितने हो गए 30 डेज़ जी? 1 मंथ। 1 मंथ के बीच बीच में उनको हमारी जो भी गुहार है, जो भी हमने क्लेम किया है कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आपको देनी है। ठीक है,
या फिर 48 आवर्स। ये एक क्लॉज बना है। फिर इसमें क्या होता है बच्चे, अगर फ़र्स्ट अपील ना हुई तो फिर कुछ टाइम के बाद फ़र्स्ट अपील में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो इन्होंने एक प्रोविज़न रखा है सेकंड अपील भी दे सकते हैं हम, ठीक है। फिर सेकंड अपील में मैंडेटरी हो जाता है कि उनको जवाब देना ही पड़ेगा। और इसके बाद आजकल ना स्टेट पीएससी में या और भी कोई जो आपके एग्ज़ाम्स आते हैं वहाँ पे ना आजकल ट्रेंड आ रहा है कि कोई केस दे देते हैं ऊपर और नीचे लिख देते हैं कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये जो केस है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण, ये केस जो था वो किससे रिलेटेड है, आरटीआई से रिलेटेड। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला है कि जो हमारे देश के बच्चे हैं, हमारे देश के जो लोग हैं, उनको एक राइट है, उनको अधिकार है कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है उसको पता चले, ठीक है। दे हैव द राइट टू नो एवरीथिंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। वो भी कौन से, इन लिमिटेड फॉर्म्स में, ठीक है बच्चे। देन आपका आ गया रिसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनकी कुछ सेक्शंस को डिफरेंट फेज़ में इन्होंने चेंज किया है, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, सारा जो मेन हेड आ गया है, अब कौन आ गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आप देख रहे हो ना ब्लू वाला, दैट इज़ पुराना वाला आरटीआई एक्ट 2005, और जो रेड में है वो है आरटीआई अमेंडमेंट बिल जो अभी आया है 2019 में। उसमें क्या आया है, पहले आ गया टर्म, यानी कि कितने साल। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मतलब जो हेड होता है वहाँ का, और उनके जो नीचे वाले कमिश्नर्स होते हैं, पहले उनका कितना टेन्योर था, 5 साल का, ठीक है जी। बट अब इन्होंने जो चेंज लाई है उसमें क्या हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी कि कितने इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स का टेन्योर है बोथ स्टेट और सेंट्रल लेवल पे, ओके। देन आ गया आपका क्वांटम ऑफ सैलरी, यानी कि तनख्वाह। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो सैलरी थी वो किसके अकॉर्डिंग थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। और जो सेंट्रल इलेक्शन की थी वो किसके अकॉर्डिंग थी, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ स्टेट्स, जो कि सिमिलर थे किसके अकॉर्डिंग, और स्टेट की किसके अकॉर्डिंग है, चीफ सेक्रेटरी। अब वो भी सेम चेंज किया उन्होंने, जितनी भी सैलरीज है वो किसी के लेवल की नहीं कर दी हैं उन्होंने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ओके। पहले थी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो थी वो इलेक्शन, जो सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर था उसके बराबर थी, और स्टेट की जो थी वो किसके थी, चीफ सेक्रेटरी। बट अब ऐसा नहीं है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा जो भी इनका सैलरी का स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करेगी, ठीक है। अगर कोई ऑफिशियल है जिसको पेंशन मिल रही है, ठीक है, या फिर कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिल रहे हैं, पहले ऐसा होता था कि उनकी सैलरी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी इक्वल अमाउंट ऑफ पेंशन के, बट अब ऐसा कुछ नहीं है, अब उनको लमसम सब कुछ मिलेगा, ओके जी। ये था। अब इसमें क्या आ गया बच्चे, कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके पेपर के लिए, में भी कभी कभी पूछ सकते हैं कि ये जो सेक्शंस हैं उसके बारे में किसके रिलेटेड हैं। तो कौन सी हैं, आपने सिर्फ 3 सेक्शन याद रखनी है, सेक्शन 4, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 8। सेक्शन 4 में क्या है, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। इसमें क्या होता है कि समझ लो हमने आरटीआई अप्लाई की है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जितने भी ऑफिसर्स उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड है वो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डालेंगे कि ये काम हुआ था, इसमें इतना लागत आई थी, इसमें मेरे इतने आउटकम्स आए हैं, और इतना चेक्स और बैलेंसेस है, और इतना रह गया, ओके जी। सेक्शन 4 प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर। देन कम्स सेक्शन नंबर 6। इसमें क्या है, इसमें वो बोल रहे हैं कि कोई भी सिटीज़न है वो इन्फॉर्मेशन जो है लेनी है तो इसके लिए कोई परफॉर्मा नहीं है, ओके, या ज़रूरी नहीं है कि मुझे रीज़न ही देना है तभी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 6 में क्या है, इट अलाउज एनी सिटीज़न टू रिक्वेस्ट द इंफॉर्मेशन ऑन अ प्लेन पेपर और ऑनलाइन विदाउट स्टेटिंग एनी रीज़न। ज़रूरी नहीं है कि मुझे रीज़न देना ही देना है, ठीक है, बट मेरा हक है कि मैं पूछूंगा या पूछूंगी। देन कम सेक्शन 8। बच्चे ये जो सेक्शन है ये काफ़ी न्यूज़ में था, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि कभी कभी ऐसा होता है, समझ लो किसी ने आरटीआई लगाई है, ठीक है, बट जो वहाँ पे हेड है यानी कि
इंफॉर्मेशन ऑफिसर है जो हमारा पर्सनल या पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, वो क्या बोल रहा है कि ये जो आरटीआई आपने लगाई है ना, इसके अंडर मैं ये डाटा नहीं बता सकता। और क्या रीज़न दे देते हैं कि इससे हमारी देश की सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी हर्ट होगी, या उसमें कुछ ब्रीच आ जाएगी, या कुछ सीक्रेट हैं जो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना है या हमारा फॉरेन रिलेशन है। तो ये जो सेक्शन 8 है, इसमें कुछ चीज़ें हैं हमने एग्जाम्पशन करवा दी हुई हैं उन्होंने कि हम डाटा नहीं बताएंगे जी, हमारी मर्ज़ी, ठीक है जी। सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 6 और सेक्शन नंबर 8। देन अभी हमने देखो बच्चे पीछे पढ़ा, ये देखो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। आरटीआई तो पढ़ लिया कि राइट टू इंफॉर्मेशन है, बट ये जाती कहाँ है, किसके पास जाती है, वो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। क्या है, अपील करते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे, हाईएस्ट अपीलेट बॉडी फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्प्यूट्स। मतलब हमने आरटीआई फाइल की, ओके जी, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को गई, बट हमें उनका थोड़ा ठीक नहीं लगा कि पता नहीं क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं कि इसमें हम नहीं डाटा देंगे, इस फाइल को हम नहीं बताएंगे। तो हम सीधे अपील कर रहे हैं किसको, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, ठीक है जी। हाईएस्ट है बॉडी, हाईएस्ट अथॉरिटी है फॉर ट्रांसपेरेंसी और डिस्प्यूट्स का। और कितने होते हैं, ये एक ही होता है, देयर इज़ वन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि रिसेंट जो हमारा इंफॉर्मेशनल कमिश्नर है सेंटर का, वो कौन है, ठीक है जी। आपने मुझे बताना है वो कौन है, उनका नाम बताना है और वो कौन से नंबर वाले हैं, ठीक है। हाँ जी, तो बैक टू द टॉपिक, देयर इज़ वन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। और कितने हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। और बच्चे हमें इतना तो पता ही है कि जो भी अपॉइंटमेंट होती है वो किससे थ्रू होती है, बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपको तो पता ही होगा हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इतना तो पता है। बट आपको ये भी याद रखना है कि जो हमारी जो रिसेंट वाली प्रेसिडेंट है वो कौन से नंबर की है, ठीक है, कौन से नंबर की है और कौन से एरिया से आ रही हैं। अगर वो ट्राइबल एरिया से आ रही हैं तो वो कौन सी ट्राइबल एरिया की आ रही है, ये सब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है बच्चे, ठीक है। और जो वाली वो जिस ट्राइब से आ रहे हैं वो ट्राइब कौन से नंबर पे आती है इंडिया में, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन कमीशन तो आ गया, ठीक है, बट उसकी कमेटी भी तो है ना, एक कमेटी है जो बैठती है और जो इस इंफॉर्मेशन कमीशन की पोस्ट को यूनाइट करती है कि हम यहाँ पे एक बंदा बिठा रहे हैं, हमारी ये रिकमेंडेशन है। तो बच्चे उसका चेयरमैन कौन होता है, प्रधानमंत्री। और देन कम्स लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है जो प्रधानमंत्री ही नॉमिनेट करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया बच्चे, इसी के साथ थोड़ा मिलता जुलता है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, DPDR एक्ट। बच्चे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपने मुझे ये बताना है कि जो DPDR है कमेंट सेक्शन में ये कौन से केस से रिलेटेड है, ठीक है। 3 चीज़ें बतानी है आपने मुझे, 2 मैंने पूछी हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं वो रिसेंट वाले कौन हैं और कौन से नंबर के हैं। देन हमने पूछा प्रेसिडेंट का, मैंने आपको नाम बता दिया है, आपने ये बताना है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन से नंबर वाले हैं, ओके जी। और थर्ड मैंने आपको पूछा है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, उसका जो केस है या जो कमेटी है वो कौन सी है, ठीक है। चलो ये मैं बता देती हूँ, ये आपकी है KS पुट्टस्वामी जजमेंट, ठीक है। उसमें क्या था, KS पुट्टस्वामी जजमेंट 2017 में आई थी। इन्होंने क्या बोला था, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी को इन्होंने क्या बोला कि फंडामेंटल राइट है, और वो किससे इंस्पायर्ड हुआ है, यूरोपियन यूनियन का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का कोई एक्ट है, उससे हमने इंस्पायर होकर लिया है कि हमारा जो डाटा है वो प्राइवेट रहे, ठीक है, और डेटा प्रोटेक्शन हमारा बचा रहे। बच्चे ये पहले आया था 2023 में भी आया था, काफ़ी टाइम से चल रहा था, अभी भी इसमें कुछ चेंजेस आई हैं, ठीक है। इसकी जो चेंजेस आई हैं उसकी वजह से क्या हो गया है,
राइट टू इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें हैं बच्चे, आपने याद रखनी है। एक रखना है आपने याद, डेटा ट्रांसफ़र। ठीक है, डेटा वही हो गया जो ऑनलाइन आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, डिजिटल लॉकर्स हो गए या डिजिटल आपका कोई भी प्लेटफॉर्म जो आप यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया हो गया, जितने भी आपके ऑनलाइन प्रेफरेंसेस हैं, आपने कोई अपने वहाँ पे अप्लाई किया है, कुछ भी किया है। ठीक है, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रोफॉर्मा है, एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, कुछ भी है बच्चे। तो उसमें इन्होंने क्या 3 चीज़ों का मेन चीज़ रखा है, मेन पार्ट रखे हैं। फर्स्ट इज़ डेटा ट्रांसफ़र, सेकंड इज़ डेटा रिटेंशन। ठीक है जी, और एक और चीज़ हमने इसमें डाली हुई है इन्होंने, डेटा फिड्यूशरी, मतलब वही जो आप भी यूज़ करते हो। डेटा फिड्यूशरीज मतलब जो मेन हेड है वहाँ पे डेटा है, जैसे आपका ऑनलाइन है, फेसबुक, डिजिटल लॉकर, गवर्नमेंट है ना, तो वो हो गए डेटा फिड्यूशरीज। ठीक है, देन कम्स की डेटा ट्रांसफ़र। इसमें क्या इन्होंने चेंज लाई है कि कोई भी डाटा है, अगर बाहर के देश वाले हमसे ले रहे हैं डाटा, कुछ उनको ज़रूरी पड़ गया है डाटा, तो गवर्नमेंट दे सकती है, बट उनको कुछ अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, हम दे रहे हैं बाहर अपना डाटा, बट विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल हम कोई भी चीज़ का डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, नहीं तो सिक्योरिटी ब्रीच होने का खतरा हो जाता है। ओके, देन आ गया डेटा रिटेंशन। डेटा रिटेंशन मतलब कि डाटा जो है वो कितने देर तक हम रख सकते हैं किसी भी इंसान का। ठीक है, तो कितने टाइम के लिए बोला है इन्होंने, 3 साल के लिए। ठीक है, और इसी में आ गया है डेटा फिड्यूशरी, यानी कि मेन जो पोर्टल है जो दे रहा है वो बताएगा, इट मस्ट नोटिफाई द डाटा प्रिंसिपल एटलीस्ट 48 आवर्स बिफोर द इरेजर। मतलब ये बताना चाहता है कि जिसका डाटा इरेज होगा उसको एक सिग्नल देंगे ये 48 घंटे से पहले कि 48 घंटे के बाद आपका डाटा हम इरेज कर। ओके, देन कम्स डिजिटल फर्स्ट अप्रोच। बच्चे देखो, आपको पता ही है हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने डिजिटल क्रांति लाई है ना, डिजिटल रेवोल्यूशन लाया है। आप भी अभी डिजिटल ही पढ़ रहे हो, ऑनलाइन ही पढ़ रहे हो। ठीक है, तो उन्होंने एक इसको रेगुलेट करने के लिए एक बोर्ड बनाया है, उसको क्या बोलेंगे, डिजिटल बाय डिज़ाइन। डिजिटल ही है, ऑनलाइन ही बनाया है, उसको क्या बोलते हैं, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। उसमें क्या हो जाएगा, कंसेंट होगा। ठीक है, हम कंसेंट लेंगे, मैकेनिज़्म करेंगे, कोई प्रॉब्लम हो गई है, ऑनलाइन कुछ गड़बड़ हो गई है, उसको बोलते हैं ग्रीवांस रिड्रेसल। मतलब कोई तकलीफ़ है उसको रिड्रेस करना है, दैट इज़ ग्रीवांस रिड्रेसल, ताकि क्या हो, फास्टर रेजोल्यूशन हो कंप्लेंट्स का। ठीक है, और ऑनलाइन ही हम उसको टैकल कर सकें। ठीक है जी, एक और इम्पॉर्टेंट जो हमने अभी पीछे पढ़ा ना, सेक्शन 8, कि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं तो सरकार के जो ऑफिसर्स होते हैं वो बोलते हैं नहीं जी हमारी मर्ज़ी है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, हम नहीं देंगे। बट ये जो डिजिटल प्रोटेक्शन डाटा आया है, इसने क्या किया है, एक सेक्शन लगाया है, सेक्शन 44(3), उसने वो पूरा अमेंड कर दिया है, सेक्शन 81(j). तो अब वो बोल रहे हैं कि जो भी आरटीआई में मांगेंगे तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। ठीक है, इसने कम्प्लीटली अमेंड कर दिया है उस सेक्शन को। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज़ ब्लैंकेट बैन ऑन डिस्क्लोजिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ये तो बच्चे कॉमन सेंस है ना, पहले था कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी हद तक वो दे सकते हैं, बट अब क्या हो गया, कंप्लीट बैन हो गया है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। ओके जी, ठीक है बच्चे। देन ये हो गया हमारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ओके, अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये कोर्स कंटिन्यू रहे, हम जीएस पढ़ाना शुरू करें, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक दे के बताइए, देन वी विल कंटिन्यू अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच।